हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने सीईटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट की जो शुरुआत है वो की है। आज इसका जो मॉक टेस्ट थर्ड है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही में एक फुल लेंथ, जो कि जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है जो वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपने पिछले 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं और उनका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अपनी तैयारी जारी रखें और साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको जो सफलता है वो मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन है एनटीए बेस्ड है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जैसे पेपर बनाती है उसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो हर रोज़ कम से कम ये 20 मिनट है जो इसको ज़रूर दें। 20 क्वेश्चन हर रोज़ मॉक टेस्ट के आपको मिलते हैं और उन 20 को आप सोल्व एक बार ज़रूर करें और उनको कॉपी पर नोट करते रहें। चलिए, ये तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमू और हेमचंद्र हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? सबसे पहले तो जान लीजिए, हेमू और हेमचंद्र को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से संबंधित थे। कहाँ से? रेवाड़ी ज़िले के मूल निवासी थे। ठीक है, ये हरियाणा ज़िले के मूल निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं हम। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस है, वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, जाफराबादी, सुरती, ये एक तरह का एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। एक बार पिछली बार तो आपने देखा था भी, जो हरियाणा कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 16 से 17 क्वेश्चन इन्होंने एक ही पेज में से डाल दिए थे। पर हो सकता है इस बार ऐसा ना हो, एनटीए ले रही है पेपर, तो शायद उस तरह का एग्ज़ाम आपने को देखने को ना मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गांव स्थित है? तो ये यमुनानगर के अंदर है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि यमुना जो है नदी है और नदी के किनारे ही ज़्यादा गांव बसने की कोशिश करते हैं। तो नदी के किनारे किनारे, ताकि उनको पानी में, सिंचाई में, हर तरह से पानी की सुविधा हो सके और आसानी से नज़दीक मिल सके। इसी कारण से जो यमुना के आसपास जो है वो ज़्यादा गांव बसने को मिलते हैं। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, भौतिकी का एक क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि शीतकाल में एक मोटी कमीज़ की अपेक्षा 2 पतली कमीज़ हमेशा हमें गर्म रख सकती है, क्यों? एक बात ध्यान दीजिए, ये एक कमीज़ हो गई और ये दूसरी कमीज़ हो गई। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों के बीच में हवा भरती रहती है। इन दोनों के बीच में हवा है, ये मान लीजिए हवा है, और हमें पता है कि एयर जो है हीट की, यानी कि गर्मी की कुचालक है। तो जितनी गर्मी अंदर हो गई वो बाहर नहीं जाएगी और अंदर से ठंड अंदर नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमें जो है वो ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो दो कवचों के बीच की जो वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है, दो कवचों के बीच परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, बिल्कुल। ठीक है, ये कुचालक होती है, जो गर्मी है उसकी कुचालक होती है, जिसकी वजह से ये हमें गर्म रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहती है एज़ कम्पेयर टू एक सिंगल कमीज़ की। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसके अंदर भारतीय सोसाइटी, जो सोसाइटीज़ की स्थापना हुई है अलग अलग वर्ष में, और किसने उनकी स्थापना की थी, कहाँ पर उनकी स्थापना हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकता था किस वर्ष हुई थी, किसने की थी, या इसका नाम क्या था, ये सब पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। फार्मिंग का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से आपको एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। एग्रीकल्चर में है, अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती, तना या पोस्ता? तो पोस्ता के अंदर पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये अफीम का पौधा है। ठीक है, ये इसकी टहनियाँ लगी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पर एक टिंडा लगा होता है, डोडा जिसको बोलते हैं हम।
ये डोडा लगा हुआ है। तो अब करते क्या हैं, इसके ऊपर ऐसे ब्लेड से चीरा लगा देते हैं और इसके आसपास से एक थैली बांध देते हैं। तो इसके अंदर जो गूंद निकलेगा वो गूंद होती है अफीम, और जो इसके अंदर बीज निकले हैं उसे हम बोलते हैं खसखस। और जो ये बचा होता है डोडा, इसको जब पीस के बनाया जाता है तो उसको हम पोस्त बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है। और इसकी मतलब जो खुशबू है, अगर एक लगा दिया तो ये 4-5 किले तक आपको सुनाई दे, मतलब खुशबू इसकी आती रहती है। तो अगर किसी ने एक भी बीज दिया तो हर जगह पता लग जाता है कि अफीम के पौधे यहाँ पर है। बहुत ही तेज़ खुशबू इसकी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग उत्तक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो ये दिमाग है। हम सभी को पता है कि दिमाग ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो रहता है वो दिमाग रहता है। एक बात और देख लीजिए, इंसान को मृत तभी घोषित किया जाता है जब उसका दिमाग जो है वो डेड हो जाए, ना कि दिल। दिल दिल के मरने को मौत नहीं कहते, पर दिमाग जब डेड हो जाए तो इसको इंसान की मौत जो है वो मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये तो सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक, माफ कीजिएगा इसका कर्सर फिर रुक गया, तो 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था ये पूछा गया है। तो ये तो सभी को पता होगा, और सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ सचिन ने अपना 100वां शतक जो है वो लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ओह, ज़्यादा हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट ये आप सर्च जरूर कीजिएगा, एग्रीकल्चर शॉट। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत बार पेपर में स्पोर्ट्स रिलेटेड, ट्रॉफीज़ के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने खिलाड़ी हैं, कौन सा ग्राउंड नया बना है, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर शॉट। आप इसको सर्च कीजिएगा और पूरी की पूरी जानकारी लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार, ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। भारत के जो त्यौहार है, मेले हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, भारत की नदियां हैं, और जो भारत के प्रसिद्ध इनकी बोलियां हैं, जाति है, ये सब स्टैटिक जीके के पार्ट है, ये पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको नोट करके रखिए, एक एक हर रोज़ करते रहिए। तो नागालैंड का है सबसे प्रसिद्ध जो है हॉर्नबिल त्यौहार, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मूट पॉइंट, अनक्लियर जो क्लियर ना हो, अननोन जिसे जाना ना हो, एग्रीएबल जिसे माना जा सके, डिस्प्यूटेड यानी कि विवादास्पद। तो मूट पॉइंट क्या होता है? डिस्प्यूटेड होता है। विवादास्पद पॉइंट जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हो उसे हम बोलते हैं विवादास्पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। वन हु इज़ नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जिसको किसी तरीके से खुश नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं हम फास्टिडियस। देखो, गुलिएबल, इनोसेंट, एमिनेबल, ये चारों वर्ड ही पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इन चारों को आप लिख कर रख लीजिए। इनके जो एंटोनियम और सिनोनियम हैं वो भी आप साथ में कॉपी पर लिख लीजिए। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सब याद करके रखिए और साथ में लिख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप अपने आप सर्च कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको याद हो सके कि क्या हमने किया था। चलिए अब करते हैं हमारा प्यारा सा क्वेश्चन मैथ का। देख लीजिए, पी एक मेज़ को 16 दिन में बना सकता है और क्यू उसी को 20 दिन में बना सकता है। क्यू ने कार्य आरंभ किया तथा उस कार्य को 5 दिन तक किया। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा पी? देखिए, अगर आपको मैथ की मतलब मेरा मैथ आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं मैथ की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। देखिए, पी जो है वो इसको मान लेते हैं भी 16 दिन में करता है और क्यू उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो टोटल होगा, मतलब 20 और 16 दोनों के पाड़े में आना चाहिए। एलसीएम निकाल लीजिए आप, ऐसा देख लीजिए। तो हमको पता है भी 80 आ रहा है। ठीक है, तो 80 मान लिया मैंने टोटल वर्क, मतलब पूर्ण कार्य जो पूरा कार्य है वो 80 यूनिट है। तो ये एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा? 5 यूनिट पी। और क्यू कितने दिन में करेगा? 4 यूनिट। तो इसीलिए क्यू उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है,
20 दिन में पूरा कर रहा है तो यानी कि 1 दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो 20 दिन में करेगा तो 80 यूनिट पूरा हो गया। उसी प्रकार से क्यू जो है 5 एक दिन में, ये 1 दिन का है, मान लीजिए 1 दिन का है, 5 कर रहा है तो 16 5 80 हो गया कि नहीं है, ये टोटल कार्य हो गया। अब आपको बड़ी आसानी से ये जो है किया जा सकता है। क्या कह रहा है, क्यू ने कार्य आरंभ किया और 5 दिन तक किया, क्यू ने 5 दिन तक कार्य किया तो 5 दिन हो गए, 1 दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो 20 यूनिट कार्य हो गया प्लस। अब बाकी दिन जो है वो x दिन कार्य कर रहा है, यानी कि ये जो 1 यूनिट 5, इसको मैंने मान लिया x दिन कार्य और टोटल हो गया 80, ये हो गया 20, 5x बराबर कितने हो गए 60 और x की वैल्यू कितनी आई 12, यानी कि बचे हुए 12 दिन के अंदर जो है वो p है पूरा कार्य कर लेगा। ये तो मैंने आपको एक एक पॉइंट करके समझाया है, अगर आप करते तो इसे एक ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड में कर देते, इससे ज़्यादा समय इस ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगता है और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। फिर मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है जो सिंपल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के अंदर है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर है। क्या है, एक 4,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 6 वर्ष में 7,000 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर स्वयं को दुगना हो जाए तो 6 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, ये पूछा गया है। देख लीजिए, सबसे पहले तो 4,000 और ये राशि कितनी बन जाती है 7,000 बन जाती है, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। तो ब्याज कितना हुआ 3,000, 3,000 ब्याज हुआ, मूलधन कितना है 4,000, वर्ष कितना, टाइम कितना है 6, रेट यानी कि दर हमें पता नहीं तो इसको इस तरह से लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये जीरो कट गई। अब देखिए यहाँ पे बच गया 100, यहाँ पे बच गया 2, इसको काटा, इधर आ गया 25, यानी कि ये बच गया, रेट जो आ रही है वो आ रही है 12.5%, यानी कि 25/2। अब क्या कहा है, ब्याज की दर को दुगनी कर दी गई, ब्याज की दर को दुगना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 25% हो गया। तो 6 वर्ष बाद राशि क्या होगी, 6 वर्ष बाद हमें पूछा है तो पहले इसका ब्याज निकाल लीजिए, 4,000 गुणा 25 गुणा 6 बटा में 100, तो ये कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 25 चौका 100, कितना आ गया टोटल 6,000, और पहले कितनी थी 4,000, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा कुल राशि 10,000। आंसर क्या है डी। बड़ी आसानी से इसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाँ जी, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन जिसके अंदर अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने हाल ही में किसे अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये है डॉक्टर अनंत नागेश्वन जी, और ये मोस्टली जो हमारा गूगल बॉय है उससे इनकी शक्ल जो है वो काफ़ी मेल खाती है। एक बार गूगल पे जाके इनकी फ़ोटो ज़रूर देखें ताकि आपको याद रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 40, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर रैंकिंग आती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। 40 लड़कों की पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, यानी कि 40 लड़के हैं जिसके अंदर मनीष का स्थान 14th में राइट है, और बाईं छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, 1 2 3 और ये 4 है। अब ये 4 टोटल लड़के हैं, अगर मैं मान लो तीसरे को इधर से देखूं तो बाईं ओर से इसका कितना स्थान है तीसरा, और दाईं ओर से अगर इसका देखूं तो दूसरा स्थान है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी कि टोटल रैंक +1 बन रही है, जितने टोटल लड़के हैं उससे एक ज़्यादा बन रही है। तो सिंपल सी बात है, 14 प्लस में x करूँ तो कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से 14 मैंने माइनस कर दिया, 11 में से 4 गए 7, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 27 इसका आंसर है। बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि एक जो है ज़्यादा बनता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन, एक घड़ी 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर 15 मिनट आगे हो जाती है वो। तो 12 बजे घड़ी को सही समय किया गया और अगले दिन 4 बजे इस घड़ी को दोबारा दर्शाया गया समय क्या होगा, ये बताना है। अगले दिन 4 बजे यानी कि 12 और 4 16 घंटे में हमें पता करना है कि वो घड़ी कितनी आगे गई होगी। तो मैंने x मिनट मान लिया, तो अब इसको काट दीजिए, 8 पे मैंने इसको काटा और इसको मैंने
5 पे काट दिया, 3 पे कट रहा है, 8 या 24, 5 या 15। अब ये 8 दूनी 16 हो गए। इसको मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू आ गया 10 मिनट्स। तो अब हमें ये बात तो कन्फर्म हो गई कि 10 मिनट वो आगे गई है, तो 4 बजे कितना मिनट समय होगा, 4:10। बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हिंदी भाषा का, हिंदी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन। व्याकरण भाषा के क्या बताता है, तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है, डेफिनेशन ही ये इसकी यही है व्याकरण की। चलिए, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, तो ये 1970 में की गई थी। प्रथम जो कृषि गणना है वो 1970 में की गई थी। इसी के साथ आज का ये सॉल्यूशन पूरा है वो समाप्त होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो अपने साथी हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की मुहिम जो चली हुई है, फ्री में सीईटी के जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं, और पीडीएफ भी उनकी हमें मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी एक जानकारी देना आपको भूल गया। मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अंदर आज का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही करता हूँ और समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।